हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माइग्रेटरी मॉन्क चैनल। अभी मैं मुंबई में हूँ और सुबह का 5:30 मॉर्निंग आवर है। मुंबई में कुछ काम था और काम से आज एक छुट्टी मिला, तो मैंने ये डिसीज़न लिया कि आज एक बहुत अच्छा जगह है जिसका नाम है एलिफेंटा। तो आज वहाँ जाने का प्लान है मेरा। अब निकल चुका हूँ घर से। ये मुंबई शहर है, मुंबई सेंट्रल, जहाँ मैं रहता हूँ। तो अभी मैं स्टेशन की ओर जा रहा हूँ। स्टेशन से मैं ट्रेन लेके, लोकल ट्रेन पकड़ के मैं जाऊँगा चर्च गेट जाऊँगा, और चर्च गेट से इंडिया गेट, और इंडिया गेट से मॉर्निंग में ऐसे लिखा है, नेट पे देख रहा था मैं कि 9 बजे वहाँ लंच है, फेरी है जो एलिफेंटा तक जाता है। लेकिन ऐसे 7 बजे भी निकलता है। वो जाने से, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा क्या है। तो अभी मुंबई का 5:30 बजे कैसा शहर का माहौल है आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत बिजी एरिया है और यहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, कम से कम 50-55 मंजिला जो हैं बिल्डिंग हैं। अभी मॉर्निंग से जो लोग मुंबई में उतरते हैं, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड हुआ। जनरली दोनों साइड में गेस्ट हाउस हैं, और जो भी मुंबई सेंट्रल में उतरते हैं पहले इसी एरिया में गेस्ट हाउस में रहते हैं। और स्टेशन से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो बहुत इजी हो जाता है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से स्टेशन का डिस्टेंस 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो करीब करीब मैं पहुँच गया हूँ स्टेशन में। ऐसे फ़ोटो लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैं दिखा रहा था मुंबई का सिचुएशन क्या है। ये शहर कभी सोता नहीं है। 5 बजे अभी ट्रैफिक चालू हो गया है। अभी स्टेशन आगे आएगा। ये मेन रोड है, इसको बाबूराव मोरारजी रोड कहते हैं। मुंबई सेंट्रल का जस्ट स्टेशन के पास है। सुबह सुबह बस, अभी बस आया है। ये यहाँ से मैं आया पीछे से। ये देखिए, कोई लोग सोए हैं। अभी स्टेशन में मैं जस्ट एंट्री किया। सुबह में थोड़ा ट्रैफिक इतना नहीं रहता है।
अभी फ़िलहाल चर्चगेट के लिए गाड़ी अभी आया नहीं है, 2-3 मिनट में आ जाएगा। और हर 2 मिनट में 3 मिनट में गाड़ी रहती है। तो अभी बोर्ड में कुछ लिखा नहीं, मेरी बैक साइड में आप देख सकते हैं, पता नहीं दिखता है कि नहीं। अभी गाड़ी आया नहीं है और मैं थोड़ा आगे जाता हूँ क्योंकि मुझे चर्चगेट में लास्ट एंड में उतरना है। तो जितना आप आगे रहेंगे उतना अच्छा है। मॉर्निंग आवर है, स्टेशन खाली पड़ा है, यहाँ भीड़ कम रहता है। लेकिन जब आप बांद्रा के आगे, दादर के आगे बहुत भीड़ होता है। सुबह 7 बजे के बाद ट्रैफिक चालू हो जाता है लोगों का, क्योंकि ये मुंबई का जो ट्रेन है, ये मुंबई का लाइफ लाइन है। अभी ये स्टेशन का आसपास का नज़ारा है। मुंबई सेंट्रल आप देख सकते हैं। ये मुंबई का चर्चगेट स्टेशन है। यहाँ से मैं बाहर निकलूँगा और टैक्सी पकड़ के इंडिया गेट चला जाऊँगा। टैक्सी में हार्डली 10 मिनट्स लगता है और मिनिमम भाड़ा आएगा। लेकिन उससे पहले मैं सोचता हूँ, अभी टाइम बहुत है, अगर मैं 6:45 में ही पहुँच जाता हूँ तो भी काम चल जाएगा। 7 बजे कोई फेरी है, मैंने सुना है ऐसा। तो यहाँ कोई चाय, थोड़ा नाश्ता करूँगा और उसके बाद फिर टैक्सी पकड़ के मैं चला जाऊँगा इंडिया गेट से फिर लॉन्च में, फेरी में एलिफेंटा। स्टेशन मेरे पीछे रह गया। ये चर्चगेट स्टेशन मेरे पीछे है। अभी यहाँ से मैं टैक्सी पकड़ के चला जाऊँगा। ऐसे वॉकिंग में भी जा सकता हूँ। चर्चगेट स्टेशन से ऐसे वॉकिंग में मैं जा सकता हूँ इंडिया गेट ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ से कम हाफ एन आवर लग जाएगा। टैक्सी ठीक है, लेकिन टैक्सी में जाऊँगा तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकता मैं। ये आप देख सकते हैं, चर्चगेट से मैं टैक्सी में भी जा सकता था, लेकिन टाइम है और लोकल मेरे पीछे बस स्टॉप है, लोग वेटिंग कर रहे हैं सुबह सुबह। अगर बस आ जाए 10-15 मिनट में तो बस में भी चला जाऊंगा, लोकल बस में, पैसा भी बच जाएगा। जैसे टैक्सी आ रहा है, देखते हैं क्या हो।
ये गेटवे ऑफ इंडिया है। मैं करीब करीब आ गया हूँ। मोबाइल पे बात कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना। यहाँ ताज होटल बहुत फेमस है यहाँ। ये मेरे राइट साइड में ताज होटल है और आगे समुंदर है। बस बस यहीं रोक दो। ये गेटवे ऑफ इंडिया है और जस्ट उसके ऑपोजिट में ताज होटल है। ये समुंदर हुआ और ये ताज होटल है। एक मिनट, थोड़ा मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। ये ताज होटल है। अब यहाँ से पता नहीं, मैं भूल गया किस डायरेक्शन में जा। ये राइट डायरेक्शन है। यहाँ से जाने से शायद आगे टिकट होता होगा, काउंटर है एलिफेंटा के लिए। मैं यहाँ कम से कम 2-3 साल इसी जगह पे मैं जॉब भी किया हूँ होटल में। तो मुझे कई बार इस एरिया, मतलब आइडिया है इस एरिया में, और कई बार मैं फेरी में जा भी चुका हूँ, आना जाना फिर कई बार। ये राइट साइड में यूरिनल्स है, शौचालय पब्लिक का। मुझे एरिया में जानकारी है, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत दिनों के बाद आया हूँ, थोड़ा भूल सा गया हूँ। और शायद ये मेरे सामने जो है, ये जो गाड़ी है, इसके पीछे ही शायद टिकट मिल जाएगा, काउंटर है। देखते हैं। ये शायद टूरिस्ट हैं, ये जाने के लिए ओके हैं। हाँ, ये टिकट काउंटर है गेट के उस पार। मैं थोड़ा गलत हो गया, आगे से जाना पड़ेगा। रास्ता यहाँ से है, मैं थोड़ा आगे चला गया। ये रास्ता है। ये काउंटर है, बोर्ड लिखा है। ये अंधेरा है, थोड़ा लाइट नहीं दिखता नहीं। ये काउंटर है। अभी पूछते हैं। एलिफेंटा के लिए जो फेरी है वो उसका काउंटर, टिकट काउंटर जो है वो 8 बजे खुलता है। और उसका प्राइस है, मैंने आपको दिखाया, 260 है। मीन्स अप एंड डाउन, जाना और आना बोथ। और यहाँ से गाड़ी 9 बजे स्टार्ट होगा फेरी, और 1 घंटा पहुँचने में लगेगा। और वहाँ से 5:30 लास्ट फेरी है। मतलब 5:30 के बीच में आप कभी भी आ सकते हैं। 5:30 के बाद फिर नहीं आ सकते। तो अभी कम से 6:30 हुआ है, 6:45। तो 8 बजे तक मुझे यहीं कहीं टाइम पास करना पड़ेगा। थोड़ा चाय वाय पीऊँगा, बिस्किट खाऊँगा और देखते हैं। अभी यहीं से बंद करता हूँ रिकॉर्डिंग। गेटवे ऑफ इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया, उसके आसपास का जो नज़ारा है, ताज होटल है। मेरे बैक साइड आप देख सकते हैं, ताज होटल का बिल्डिंग है और सामने समुंदर है। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक फ़ोटो भी, और पार्क है। बड़े बड़े बरगद का पेड़ हुआ है, बहुत पुराने लगते हैं। यहाँ के मॉर्निंग में समुंदर के पास में टूरिस्ट अभी से लग गए हैं। मैं दिखाता हूँ यहाँ का कैसा नज़ारा है। ये गेट कितने बजे खुलेगा अंदर जाने के लिए? 8 बजे।
दिखा दूँ आपको बढ़िया फोटो मोबाइल में है डाल दूँगा ना? तो। ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से आप एंट्री करते हैं। यहाँ कुछ कैफ है स्नैक्स के लिए। सुबह सुबह अभी तो खुला नहीं, सर 7:38 में खुलेगा। 8 बजे बुकिंग काउंटर खुलेगा, आप टिकट लेंगे। फिर यहाँ से कुछ जो भी आपको स्नैक्स में लेना है, कुछ खाने पीने का चीज़ लेना है तो साथ में लेना पड़ेगा। एलिफेंटा में सब मिलता है खाने पीने की, लेकिन वहाँ थोड़ा ज़्यादा पैसा लेते हैं। मैं जब गया था फर्स्ट टाइम तो दाल, राइस, अचार, पापड़ देते थे, 70 रुपीज़ लेते थे पर थाली। और वो 8, 9, 10 ईयर्स से पहले। और अभी 2020 में पता नहीं कितना लेंगे, शायद 150 लेंगे। तो जो खाने पीने का चीज़ है यहाँ से ले लेंगे तो ज़्यादा सस्ता रहता है। स्नैक्स बार है, बड़ा पाव, इडली, समोसा, सैंडविच यहाँ सब मिल जाते हैं। ये मुंबई के कुछ फेमस जगह है, गेटवे ऑफ इंडिया, महालक्ष्मी टेम्पल, जहांगीर आर्ट गैलरी, हाजी अली, मेराइन ड्राइव, बूट हाउस, जुहू बीच, सिद्धि विनायक, ये सब कुछ मुंबई के फेमस जगह हैं और जनरली टूरिस्ट लोग वहाँ जाते हैं। अभी 7 बजा है और अभी काउंटर खुला नहीं है। ये गेटवे ऑफ इंडिया से किसी जगह से मेरे पीछे जो काउंटर है जहाँ से मैं टिकट लूँगा एलिफेंटा के लिए, मुंबई के जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जैसे मैंने दिखाया आपको, एक बस जाता है सेमी लग्जरी और लग्जरी, तो यहीं से आपको बुकिंग करके पूरा मुंबई आप घूम सकते हैं। लेकिन ये जगह जो है, इतने टूरिस्ट आते हैं, इंक्लूडिंग फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं, लेकिन कोई साफ़ सफाई का कोई ध्यान नहीं है। ऐसे ही पड़ा हुआ है, गंदगी है, कहीं बैठने के लिए ठीक से जगह भी नहीं है। ഒന്ന് റീചാർജ് ചെയ്തേക്കും.
So this is my second time. तो ये एलिफेंटा में पहुंच गए हैं। अभी इसका टॉय ट्रेन है, ऑप्शन है, या तो आप चल के जा सकते हैं पहाड़ के ऊपर, या तो फिर टॉय ट्रेन है, ये मेरे बैग में यूज कर सकते हैं। तो ये हम जब उतरे यहाँ एलिफेंटा में तो दो ऑप्शन है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, एक टॉय ट्रेन है। टॉय ट्रेन आपको छोड़ देगा, कम से कम 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। लेकिन जो टिकट कलेक्शन कर रहा है वो इतना देर कर रहा है कि मैं सोचा कि चलो भाई चलते, जब तक ट्रेन पहुँचेगा तब तक मैं जाके पहुँच जाऊँगा। पानी बहुत गंदा करके रखे हैं। ये पेप्सी बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स बोतल सब पड़ा हुआ है यहाँ। वाफर रास्ते में पत्थर डाले हैं। ये प्लेन नहीं है, थोड़ा चलने में थोड़ा दिक्कत होता है। ये है 100 रुपीज़ और ये स्मॉल साइज़ है 50 रुपीज़। सुबह से कुछ खाया नहीं था। यहाँ मसाला डोसा मिलता है और बड़ा पाव वगैरह, समोसा पाव, ये सब मिलता है। प्लेन मसाला डोसा 50 रुपीज़ एंड मसाला डोसा 80 रुपीज़। तो प्लेन डोसा 50, मसाला डोसा 80। ठीक है। ये मेन एंट्रेंस है, सीढ़ी चढ़ के यहाँ से आते हैं। 40 रुपीज़ अडल्ट, जो इंडियन सिटीजन 40 रुपीज़ लेते हैं और फॉरेनर से 600 रुपीज़ लेते हैं। तो ये फर्स्ट एंट्रेंस का सराउंडिंग एरिया है ऐसे, और ये फर्स्ट गुफा है ऐसे। तो सीढ़ियाँ 100 जब आप उतरेंगे बोट से, टॉय ट्रेन से आएंगे, जैसे अब मैंने आपको दिखाया। मैं चल के चला आया, भूख लगा था, थोड़ा डोसा खाया, नाश्ता किया। फिर 120 सीढ़ी हैं गुफा में आने के लिए, पहाड़ के ऊपर आने के लिए। गाइड अवेलेबल है, लेकिन आज जो गाइड होते हैं वो भी वही बोलते हैं जो गवर्नमेंट उनको सिखाता है। और हम जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं वो, उनका इतिहास में क्या नॉलेज होता है। ये जो वो बोलते हैं कि ये 1500 साल का है, पुराना है, गुफा है, लेकिन ये तो देखने से पता चलेगा जो रियल हिस्ट्री का भी, ओरिजिनल हिस्ट्री जो स्टडी किया है, डिस्टोर्शन जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं वो हिस्ट्री नहीं, जो रियल हिस्ट्री है। तो मैंने कुछ पढ़ा है, तो मैं इनको विश्वास नहीं करता, मैं खुद देखूँगा। ये तो पता नहीं कितने साल का है ये। और अभी मैं आया यहाँ, और इसका जो स्पेशलिटी है, ये एक ही पत्थर में बना है, मतलब एक ही पहाड़ है। और उस पहाड़ को खुदाई करते करते सैकड़ों शिवजी का, अलग अलग शिवजी का प्लस बुद्ध, गौतम बुद्ध जो हैं, बुद्धदेव, उनका भी इमेजेस हैं। लेकिन उसमें कोई जॉइंट्स नहीं है, एक पत्थर का है, एक पत्थर का पहाड़ है, एक पत्थर में गुफा है, सो मूर्ति बना हुआ है, कोई जॉइंट्स नहीं है, एक पत्थर, वन सिंगल स्टोन। ये दिस इज़ द स्पेशलिटी। तो ये हम अभी से शुरू करेंगे, देखेंगे, शुरू करना है, देखते हैं कितना समय लगेगा। एक बात मैं भूल गया कि जब हम सीढ़ियाँ चढ़ के आए तो जैसे कि नेचुरल होता है, कोई भी आप
टूरिस्ट स्पॉट पे जाइए, दोनों साइड में सब स्टेशनरी दुकान होते हैं खाने पीने की, कुछ माला वगैरह जो बेचते हैं तो सब होते हैं। वो अभी सीढ़ियाँ चढ़ के आया, मेरा पेशेंस नहीं है। जब रिटर्न यहाँ से करूँगा 4 बजे 4:30 बजे, क्योंकि 5:30 में लास्ट फेरी है, तो 4 बजे मैं रिटर्न करूँगा तो रिटर्न में थोड़ा आराम हो जाता है, धूप भी कम होता है, विंटर सीजन है। तो वो मैं दोनों साइड में जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो दिखा दूँगा आपको, क्योंकि बैटरी भी कम है तो मुझे बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स करना है, बहुत सारे देखने की चीज़ है। तो देखते हैं बैटरी के तब तक बैटरी मोबाइल चलेगा या नहीं चलेगा। तो हम पहली गुफा की ओर जा रहे हैं। सर यहाँ क्यों? मालूम नहीं सर।
इस रास्ते से मैं आया। एलिफेंटा का जो मेन गुफा है, 7 गुफा है, उसमें से मैंने 4 देखा। अब उसके साइड में एक पहाड़ है, वहाँ तोप है, पोर्तुगीज टाइम का कैनन रखा गया है। देर आर टोटल 4 cannons in 4 directions, very big cannons. This Portuguese, they destroyed Vedic heritage, the thousands years Vedic heritage, because of their hatred and jealousy towards other religious sectors. So it's a very pathetic and it's a tragedy. Hindus in ancient times, the Aryans, big personalities, great souls, Mahatmas. Actually, in Bharat was the center of everything: science, art, culture, literature, mathematics, medicines, everything. So Aryans, they went outside all over the world and they preached Vedic civilization. There was only one civilization, that is Vedic civilization. But gradually, somehow or other, they became weak, and then the low class, mlechas, technically we call these Muslims, when they attacked India, and then before Muslims, Portuguese, Dutch, Francis, then the Britishers, many other foreign invaders, they came to India and they tried their best to destroy the Vedic culture and the symbols of Vedic, the glorious Vedic civilizations. But still, we can see something has remained somehow or other. एक कहावत है हिंदी में, महल चला गया खंडहर पड़ा है, लेकिन खंडहर को देख के महल का अंदाज़ा किया जा सकता है. So this is the situation. Another important thing I forgot to tell you, that it is the Portuguese who were the real villains, but they somehow or other attributing the blame upon the Buddhist, that this historical monuments was destroyed by Buddhists. The Buddhists, they are also extremely jealous towards Hindu culture, Hindu Vedic culture and civilization, and worshipping the way the Hindus worship the deities, Vishnu, Brahma, Shiva. So it is also possible for the Buddhists to destroy all these things. They are naturally jealous, envious towards Hinduism. But in this particular case, in this Elephanta, it is the Portuguese who were the real villains. So history is completely distorted by Britishers, by Muslim, by this, everybody know this Congress party. And the present government, even the Hindus who came to power by licking the dust of the foreign personalities. For example, present examples, there is a foreign lady, who is the president of a very old political party. Somehow or other, though they are not in power, but still they are somehow or other they are controlling many things in India. So the same way, in 40 or 50 years ago, the entire India, the political system was controlled by one family or one particular political party. So they did whatever they want. So they completely destroyed history. So it's as long as the Hindus are pretending that they don't know or they don't do anything, these things will continue. Nobody can stop it.
पहाड़ के ऊपर आने, जब चोटी पे हम आ जाते हैं तो यहाँ से ऐसे दिखता है, थोड़ा समुंदर दिखता है, वहाँ से कुछ शिप वगैरह है, कुछ ऑयल रिफाइनरी कुछ बना हुआ है, तो यहाँ से ऐसा व्यू दिखता है। कुछ गेस्ट हाउस हैं, जंगल है, दोपहर का टाइम है, गर्मी भी हो रहा है। एक कैनन मैंने पहले दिखाया आपको, सेकेंड इज़ देयर। थोड़ा ऊपर जाते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ। दूर से दिखेगा, रास्ता बड़ा खतरनाक है यहाँ, पैर स्लिप करेगा तो। गिरते गिरते बचा, तोप देखने के चक्कर में। कहाँ कहाँ क्या क्या बना हुआ है। ये दो कुएं जैसा बना है, दो साइड में रास्ता है। सामने दो कुर्सी लगा हुआ है। ये आ गया द सेकेंड कैनन। See what these guys are doing. This is the second cannon. So you saw the two big cannons 800 or 900 years ago. The situation was completely different, particularly in India. Because that time the situation was, there was only one rule, one principle, and that was the survival of the fittest. So many kings, Hindu kings, plus so many invaders, Britishers were there, French were there, Dutch were there, Portuguese were there. So each of one was trying to dominate others. And everywhere there is a chaotic situation, cutthroat competition. So who will dominate others? Who can kill in a very sophisticated way? If you have sophisticated weapons, more sophisticated weapons, you can kill more people. And by killing more people, you will have power, absolutely power, dominance. So there are only war and war and war, assassination, war, massacre, and in the name of religion, in the name of politics. And at that time, people were generally seeking this type of secret places to establish their port, their main war zones, to protect their, in emergency, they can mainly protect their leaders, they can protect their head office, headquarters. And this type of place was very much suitable for that kind of purpose. So they are choosing it. And what actually happened, before these invaders entered into India, Vedic civilization was already there, particularly for example, the Buddhist religion. 2000, nearly 3000 years ago, the Buddhists were almost in a commanding position in India. They spread all over India and outside India. So they choose this type of place to establish their ashramas, their monasteries. So when the intruders came here, they entered through ships. That time there was no planes, no aircraft. So they generally came through ships, and they naturally find out these places, these secret places. They defeated or massacred the monks who had been residing for a long time, and then captured their monasteries
and establish their headquarters, military headquarters. So this was very natural. And when you will see that wherever there are in jungles, far inside, deep inside the jungles, wherever there were caves, ancient caves and ancient Vedic monuments, you will see everything is destroyed by the intruders. Because generally the sea and jungles and mountains, they are connected. Where there is a sea, there is some islands, there are dense forest is there are many caves, and the monks were, Buddhist monks were there, staying there. They established their monastery by hard work. So carving the mountains, hard rock mountains, they made it a very nice place for human residence. But these intruders, they find out somehow or other, then they killed all the monks and made them slaves and established their military headquarters. And due to their jealousy, enviousness towards other religions, they also destroyed the images. Whatever images was made by the Hindus or Buddhist, whatever. Whether it is Buddhist, the images of Gautam Buddha, the statues of Gautam Buddha, or the statues of Lord Shiva, Brahma, Vishnu, whatever maybe, they destroyed everything. So this is the case. Bajrang bhai, chalo, biscuit. So अभी 12:30 हुआ है, 12:40 हुआ है, और जितना एलिफेंटा का देखना था वो मैंने देख लिया और रिकॉर्ड भी किया. अभी लास्ट बोट जो है वो 5:30 में है और 12:30 हुआ है. सो नीचे जाके थोड़ा सा नीचे जाऊंगा और लंच वगैरह करूंगा. मैं थोड़ा थक गया हूँ, वो पहाड़ है, चढ़ाई करना पड़ता है, और 1 घंटा तो जाएगा. और जाते समय जो सड़क के 2 किनारे जो थोड़ा दुकान वगैरह आते हैं, जो मार्केटिंग, जो स्टेशनरी दुकान कुछ मिलता है, वो थोड़ा आपको दिखा दूंगा. तो जर्नी जो था वो 1 घंटे का जर्नी था, पहुंच गए. मैं सोचता था कि 2 घंटे का जर्नी, 1 घंटे का, लेकिन पिछले बार जो मैं आया था तो बहुत सारे सी गर्ल्स थे, पूरा आपके हाथ के पास आ जाते थे. आप अपने हाथों से उनको, मैंने देखा है, मैंने खिलाया है लोगों को, चिप्स वगैरह खिलाते हुए देखा है, पीनट्स चिप्स, पटाटो चिप्स. लेकिन इस बार कोई एक भी नहीं आया. शायद उनका पता नहीं कोई सीजन होगा, सीजन की वजह से. उस समय से मैं जून में आया था, कुछ और सीजन था. अभी तो ये नवंबर चल रहा है. तो जी भैया, सीगल्स बिल्कुल देखने को नहीं मिले. और ये एक्चुअली ये जो माउंटेन है, एलिफेंटा है, this is actually belong to the Hindus, Hindu Saiva worshippers. There is no, I did not see even a single images of Lord Buddha. Everything is either Lord Shiva or Mother Durga, the wife of Lord Shiva. Ashtabhuja Durga, Dasabhuja Durga images with 8 hands, 10 hands, in different poses. Lord Shiva is 3 heads, 4 heads, 5 heads, single heads, and some Shiva lingas also. So it is completely a Hindu, pure Vedic Hindu culture. Those people who are the Hindu worshipper Lord Shiva, they had established it, but due to the attacks of Portuguese, they destroyed it. And it is very difficult to find out the real histories. The guides who are here guiding the tourist, they know something, but they cannot explain it, because they can give you some ordinary data, like 1500 years ago or 1200 years ago, some people came, they destroyed it. It was like that. Lord Shiva was this, that. But they cannot really explain what is the principle of Lord Shiva. So there is a, for example, there is a statue of Lord Shiva, and Shiva has 3 heads.
So she was a guide was describing that these three heads actually, one is Brahma, belong to Brahma, one belongs to Lord Vishnu, one is belongs to Lord Shiva. So there are three heads. One is destroyed, one is creator, one is maintainer, one is destroyed. It is not like that. In our scriptures, we can see that Lord Shiva has many heads. Sometimes he has three heads, sometimes he has 5 heads, like Hanumanji. We have seen Panchamukhi Hanuman Mandir, a temple which is dedicated to the Lord Hanuman, who has 5 heads. So there are Panchamukhi Lord Shivas are there, three Lord Shiva who has 3 heads. So different heads are there. So the guides they describe in particular to the foreigners, they give them some very ordinary wrong informations. So 1 or 2 times I corrected their guides. I showed them some. I gave them some idea. But these are the things. So everything is finished. So now it's time to return. Goodbye. So, if I somehow or other someday if I find out some real history about this place from some anywhere, from any source, then I will put that description. I put that history in the description. So you can see it. Thank you. Hare Krishna. তুমি আমাকে বলো ওটা যদি কোথায় পাওয়া যায় ওই যে তিনটে মেইন ইয়েটা আছে ওদিকে ওই যে ও দোকানে নিয়ে যায় বলেছে फोटो ले रहा हूँ थोड़ा. हाँ ऐसा है त्याचे बारीक आहे नाही तो बारीक 50 वाला यो ना यो असेल एक 50 वाला 120 वाला त्याला आवड मोठी साईज नाही वाटत It's Ganesh candle cost or something, sir? Ganesh candle cost 100. Good price, I can say. 100 rupees, not any shop. No, I am The lotus, light heat and rolling. I'm a bachelor. I'm staying in the paying it in Mumbai. I guess. People who are staying in with family, they can take purchase. Network issue. ये सब भी आपकी है ओम नमः शिवाय. ये ताला कितने ओके लहसुन बात नहीं हुआ है लहसुन बात नहीं हुआ
यही है ऊपर ये खुद ही निकली हुई है। ये भी हो